हेलो 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 हेलो। पहला क्वेश्चन जो आपकी सेवा में है दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, जो आपकी सेवा में उपलब्ध है, गौर फरमाइएगा, एकदम आराम से पढ़ने की चेष्टा कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त मेरे? पहला क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीजिए ना विचार, जल्दी से बताइए। रासायनिक अभिक्रिया में के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, एकदम सही बात है। एक तत्व दूसरे तत्व में नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन दे देगा, ऐसा होगा क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन दे देगा, ऐसा होगा क्या? कहता है कौन सा सही है रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में? रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलेगा, ये सही है कि गलत है? रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में जल्दी बता। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में मान लो रासायनिक अभिक्रिया H2O2 से अभिक्रिया करके H2O बना रहा है, ये संभव है कि H2 जो है O2 से अभिक्रिया करके H2O बना देगा, ये सही है। तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलेगा, ये जो तत्व का परमाणु है दूसरे में कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा ये तत्व जब अभिक्रिया करेगा तो H2O ही बनाएगा, ये ऐसा नहीं कि H2O2 से अभिक्रिया करके लोहा बना देगा। तो दोस्त मेरे कहता है ये एकदम सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आसान आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने पर नए पदार्थ का निर्माण होता है, एकदम सही बात है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, ये जब टूट जाएगा तो CaO प्लस CO2 में बदल जाएगा, CaO प्लस CO2 में बदल जाएगा, CaO प्लस CO2 में बदल जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते, ये एक तत्व का परमाणु दूसरे में नहीं बदलता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने पर नए पदार्थ का निर्माण होता है, एकदम ये टूटेगा तो नया पदार्थ का निर्माण होगा, ये भी सही है। दिस इज द ऑल्सो द राइट आंसर, दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। इसका मतलब एक और दो दोनों हो जाएगा। एक बात बताइए कि निश्चित अनुपात का नियम कौन दिया था? निश्चित अनुपात का नियम आप लोगों को पता नहीं है तो पता कर लीजिए। निश्चित अनुपात का जो नियम था, निश्चित अनुपात का जो नियम था, निश्चित अनुपात का जो नियम था, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? बताओ, कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम क्या था कि H2O जो है ना द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होगा, यानी 2:16 में होगा। और यह अनुपात किसने दिया था? बता जल्दी से। लेबोजियर ने दिया था, लेबोजियर ने दिया था या जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था? जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? लेबोजियर ने कि जोसेफ प्राउस्ट ने? किसने दिया था? निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? लेबोजियर ने या जोसेफ प्राउस्ट ने? लेबोजियर ने दिया था या जोसेफ प्राउस्ट ने? हाँ जी शशिराज जी, बताइए जल्दी से। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? लेबोजियर ने या जोसेफ प्राउस्ट ने? किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। दोस्त मेरे एक कुछ कुछ वैज्ञानिक का नाम है, इसको बढ़िया से देख लो, ये चला पूछता है आपको, एकदम ध्यान से समझने की चेष्टा करना। पहला लेबोजियर, लेबोजियर, लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन का पिता कहा जाता है। लेबोजियर को रसायन के का पिता कहते हैं। लेबोजियर की अगर हम बात करें, रसायन का पिता है लेबोजियर, रसायन का पिता जो है वो लेबोजियर है। उसके बाद अगर हम बात करें डाल्टन की, पहला पर जितना लिखा रहे हैं चला सब वैज्ञानिक एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमाणु सिद्धांत दिया था, पहला परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्त मेरे? डाल्टन ने। रदरफोर्ड की अगर हम बात करें, रदरफोर्ड, नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन किया था दोस्त मेरे? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद आते हैं हम, चला डेमोक्रिट्स,
डेमोक्रिट्स जो है, ये परमाणु शब्द जो है पहली बार इन्होंने ही बताया था। परमाणु शब्द जो है पहली बार इन्होंने ही बताया था। परमाणु शब्द पहली बार डेमोक्रिट्स ने बताया था। ओस्टवाल्ड ने अणु शब्द के बारे में पहली बार बताया था। ओस्टवाल्ड की अगर हम बात करें, अणु शब्द जो है पहली बार इन्होंने ही बताया था। अणु शब्द पहली बार ओस्टवाल्ड ने ही बताया था। हाँ, एक जगह करके दे देंगे, चला सभी पीडीएफ एक जगह साइंस का करके दे देंगे। आज 19वां क्लास है, 20वां क्लास लेंगे और सब पीडीएफ एक जगह दे देंगे। और चला जी, कितने लोग एनसीईआरटी पूरा 6 to 10 को वन लाइनर के रूप में पढ़ने वाले हैं? जल्दी से एकदम तैयार हैं आप उसके लिए, एक टाइप कर दीजिए। और दोस्त मेरे, उसका हम वीडियो बना देंगे, आज कल रिलीज हो जाएगा। अब परसों से स्टार्ट हो जाएगा, इसी टाइम में, यही टाइम रख रहे हैं हम, 6:30 ही रख रहे हैं। बताओ जल्दी से। लेबोजियर की अगर हम बात करें, रसायन का पिता है। डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड की अगर हम बात करें, नाभिक का खोज। डेमोक्रिट्स परमाणु शब्द। ओस्टवाल्ड जो है ये अणु शब्द। पूरा 6 क्लास से लेकर 10 क्लास, 300 पन्ना इन 8 पन्ना, 8 पन्ने का आ रहा है, 300 पन्ना इन 8 पन्ना आंसर। इसको चला जरूर याद रखिएगा, इतना तो तुमको एकदम याद रखना ही रखना है। बुधवार से स्टार्ट होगा, चला बुधवार से उसको स्टार्ट करेंगे। अगला क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया के समय, ये तो हो गया। चला अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। एकदम कीजिए। इसमें तत्वों के गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। एकदम सही बात है। आवर्त सारणी अगर कहेगा, दोस्त मेरे बढ़िया समझ लो, अगर आवर्त सारणी कहेगा, आवर्त सारणी कहेगा, आवर्त सारणी कहेगा, तो आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, इसकी खोज किया था मेंडलीफ, इसकी खोज किया था मेंडलीफ, और ये परमाणु भार के आधार पर था। एकदम चलाई सब क्वेश्चन तो एकदम समझो कि भयानक वाला भी आए। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज जो है ये मोसले ने किया था, और ये परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। ये जो है परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है, परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। देख लो, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया, ये परमाणु भार के आधार पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया, ये परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। अब अगर हम बात करें इन कथा आधुनिक आवर्त सारणी, इनमें तत्वों के गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। एकदम सही है। अब फिर कहता है इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त है। ये भी सही है। समूह की संख्या 7 है और आवर्त की संख्या 18 है। एकदम सही है। चला देखो, मेंडलीफ ने जो किया था, इसमें आवर्त था 9, आवर्त था दोस्त मेरे 9, समूह था 7, समूह था, आवर्त था 7। ये मेंडलीफ ने जो किया था, इसमें आवर्त था 7, समूह था 9। इधर किसने, मोसले ने जो किया था, मोसले के अनुसार चला आवर्त जो है, आवर्त है 7, समूह जो है वो 18 है, समूह जो है वो 18 है। देख लो, आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया था, परमाणु भार के आधार पर सजाया। इसमें आवर्त 7 है, समूह 9 है। इसमें आओगे मेंडलीफ मोसले ने जो दिया था, उसमें आवर्त 7 है, समूह 18 है। अब आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आवर्त सारणी मेंडलीफ ने खोजा, परमाणु भार के आधार पर सजाया। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने सजाया, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी? जल्दी बताओ। सेकंड वाला रॉन्ग है। इसमें 7, अच्छा ये गलत है, इसमें 7 समूह दिया है, 7 समूह नहीं है। चला आधुनिक आवर्त सारणी में 7 समूह नहीं है, 18 समूह है, उल्टा लिख दिया है। तथा 18 आवर्त एनसीईआरटी है, चला इसलिए गेम खेल गया है, तो ये गलत है और ये सही है। तो केवल और केवल एक सही है। अरे देखो ना, एनसीईआरटी का पीडीएफ मिलेगा सर? हाँ एकदम मिलेगा, कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको शाम तक एनसीईआरटी का पीडीएफ। कल शाम तक एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। कहते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया। ये सही है कि गलत है? मेंडलीव ने एकदम चला, मेंडलीव ने कहा हम परमाणु भार के आधार पर सजाया, इसलिए हाइड्रोजन का उस सही स्थान नहीं दे पाया। आप सेंटर पे हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। ये गलत, सही है। हमको चुनना है कौन सत्य है। कहते हैं तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती था। यह भी सही है, समस्थानिक को सजा नहीं पाया था। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। क्या होगा आंसर बता, जल्दी बता। एकदम कहता है वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाया मेंडलीव। तत्वों के समस्थानिक सारणी आवर्त नियम के लिए चुनौती था। उनकी सारणी में एक तत्व दूसरे तत्व को की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित नहीं था, एकदम अनियमित था। आंसर हो जाएगा तीनों, 1, 2 और 3। बता चला मेंडलीव के समय ज्ञात तत्व कितना था? मेंडलीव के समय ज्ञात तत्व कितना था? जल्दी से बता दो। 56 या 63 या 114 या 118? जल्दी बता। या 118, सब कहीं ना कहीं आंसर है जितना डिजिट हम लिखे हैं। चौथा है दोस्त मेरे 118, चौथा है 118। 56, 63, 114, 118। 56 था न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्व। 63 था मेंडलीव के समय ज्ञात तत्व। 114 था मोसले के समय ज्ञात तत्व। अभी जो ज्ञात तत्व है वो है 118। अभी जो ज्ञात तत्व है वो कितने हैं? चला 118, जल्दी से लिख लो। अभी जो ज्ञात तत्व है वो कितने हैं? 118। नहीं, क्वेश्चन के साथ नहीं रहेगा, चला सिर्फ वन लाइनर रहेगा। क्वेश्चन के साथ नहीं रहेगा, सिर्फ वन लाइनर रहेगा। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ये लिख लो अलग से। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मोसले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी। अभी कितनी है? 118 है। अभी कितना है? 118। बताओ तो उपधातु की संख्या कितनी है? उपधातु की संख्या कितनी है? उपधातु की संख्या बताते कितनी है? एक ऑप्शन है 6 और दूसरा ऑप्शन है 7। जल्दी बता, उपधातु की संख्या 6 है कि 7 है? जल्दी बता, उपधातु की संख्या कितनी है? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? उपधातु की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। उपधातु की संख्या कितनी है दोस्त मेरे? 7 है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, शुद्ध चला एनसीईआरटी है, गौर फरमाइएगा। कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? एक ही समूह के सभी तत्व के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी बता, जल्दी बता। ये चला 100% सही है। कौन सा कह रहा है सही नहीं है? एक गो वर्ग है, जैसे अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, सबकी संयोजकता 7 है। मेरे क्लास में चला सिर्फ पढ़ाई होगा, कोई फालतू का बात नहीं। अगर सिर्फ पढ़ना हो तो हमारी सेवा में, हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाइए, हम लोग एक दूसरे का काम कर देंगे। अब देखो, कहता है प्रत्येक एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। एकदम यह सत्य वचन है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा है गया है। प्रत्येक आवर्त दर्शाया है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। अगले आवर्त में जाओगे, पहले आवर्त में 1 कक्षा, दूसरे आवर्त में 2 कक्षा, तीसरे आवर्त में 3 कक्षा, चौथे आवर्त में 4 कक्षा। तो एकदम ही सही है। आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ये भी सही है। आवर्त में अगर आप इधर से इधर जाइएगा तो आकार घटेगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो बढ़ेगा। धात्विक अविलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। ये गलत है। देखो, इधर होता है धातु, इधर होता है अधातु। तो दोस्त मेरे, इधर से इधर जब जाओगे ना तो धात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा।
कहता है धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है, नहीं, इधर धातु है, इधर आवर्त, ऐसे आवर्त है, ये वर्ग है। तो अगर इधर से इधर जाओगे ना तो धात्विक लक्षण बढ़ेगा कि घटेगा, धातु से अधातु की ओर जाओगे धात्विक लक्षण घटेगा। यही स्टेटमेंट गलत है। देखो चला हम इसको पढ़ा देते हैं, बढ़िया से देख लो। तुम कहोगे ना तो गो गो कर दिए सर। आवर्त और वर्ग की जानकारी तो तुमको होगी ही। इसको इधर का मतलब हुआ आवर्त, ऊपर से नीचे आया इसका मतलब हुआ वर्ग। इधर से इधर आवर्त, ऊपर से नीचे आया तो वर्ग। अब ध्यान देना, अगर हम आवर्त की बात करें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेफ्ट टू राइट। वर्ग की बात करें, टॉप टू बॉटम। गौर फरमाना दोस्त मेरे, बढ़िया समझ लो। एक पूछेगा विद्युत ऋणात्मकता, ये एकदम आज चला, गांठ बांध लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता। तीसरा आयनन विभव। चौथा अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो परमाणु त्रिज्या या आकार या आयतन। और पांचवा अगर हम बात करें धात्विक गुण, धात्विक गुण। देखो चला, ये तीनों जो है 1, 2 और 3, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, सब आवर्त में बढ़ता, आवर्त में बढ़ता, आवर्त में बढ़ता, और वर्ग में जो है ये घटता, वर्ग में घटता, वर्ग में घटता। परमाणु त्रिज्या, आकार या आयतन की अगर बात करोगे तो ये आवर्त में घटता और वर्ग में बढ़ता। आई धात्विक गुण की अगर बात करोगे तो आवर्त में घटता और वर्ग में बढ़ता। ये देख लो बढ़िया से, 12 गो, 3 2 5 दूनी 10 गो ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर नहीं जाएगा। आवर्त और समूह एक नहीं है, समूह और वर्ग एक है, समूह और वर्ग एक है, आवर्त अलग है। आवर्त हो गया, ये जो क्षैतिज कतार होगा ये आवर्त है, और ऊपर से नीचे आओगे ये वर्ग है। आज चला 19वां क्लास है, टोटल हम बोले थे 20 क्लास पढ़ाएंगे। 20 क्लास के बाद आपका एनसीईआरटी कंप्लीट 6 to 10 को वन लाइनर में बदल दिए हैं। उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, चला आज ही हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बढ़ता है, वर्ग में घटता है। ये देख लो, ये तीनों जो है, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो बढ़ता है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तो घटता है। ये दोनों उल्टा होता है, परमाणु त्रिज्या, आकार और आयतन और धात्विक गुण, ये दोनों उल्टा होता है। जल्दी से लिख, जल्दी लिख लो, चला यहां से क्वेश्चन आएगा। दोस्त होता क्या है, जब आदमी, हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप उतना सीरियस नहीं देखिएगा, लेकिन जब 1 नंबर से छूटेगा ना तो उस दिन अपने उसे नजर नहीं मिला पाइएगा। उस दिन चला अपनों से नजर नहीं मिला पाइएगा, ये बात आप जान लीजिए। जब 1 नंबर से छूटेगा ना तो अपने लोगों से नजर नहीं मिला पाइएगा। इसलिए आपका पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्त मेरे, एकदम चला पढ़ना आपका बहुत जरूरी है, ये बात जान लीजिए। हम तो चला पढ़े हुए करेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं भी पढ़ेंगे, कुछ लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन अपनों से आंख नहीं मिला पाइएगा और नहीं अपने दोस्त यार से आंख मिला पाइएगा। सिर्फ सबको यही कहिएगा कि नहीं हो पाया, हम साइड हो गए हैं भाई। लिख लो, आना तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा।
क्वेश्चन नंबर 5, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? देखो, धातु और धातु दोनों का गुण जो है प्रदर्शित कौन करता है? अभी तुरंत बताए हैं, इसको कहते हैं उपधातु, जिसमें चला धातु का भी गुण है और धातु का भी गुण है, धातु का भी गुण है और धातु का भी गुण है, दोनों उपधातु है। इसकी संख्या में कौन कौन है? इसकी संख्या है 7, अभी तुरंत बताए थे आप लोग, तब तक आंसर बता दीजिए। इसकी संख्या बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। देखो, धातु और अधातु के बीच आता है उपधातु, उपधातु की संख्या 7, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। अब बता दो जल्दी से कौन कौन है? कहता दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता। सिलिकॉन तो करवे करता है, जर्मेनियम भी करता है, देखो यहां सिलिकॉन है, यहां जर्मेनियम है। अब बच गया बोरॉन भी करता है, देखो यहां बोरॉन भी है। अब एक दुए को नहीं बच करता है, वो है कार्बन और आयोडीन। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कौन नहीं करता है? 3 और 5 इज द राइट आंसर। 3 एंड 5 इज द राइट आंसर, जल्दी से लिखो। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और धातु दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं करता? उपधातु। उपधातु में कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैव प्रक्रम शरीर के लाइफ प्रोसेस, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग। फिर कहता श्वसन के सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 6, आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? इचला कहता है जय प्रक्रम शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना। अरे भाई, शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यह गलत है। श्वसन वे सभी प्रक्रम को जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, मेंटेनेंस का कार्य। श्वसन से मेंटेनेंस थोड़ा होता है, खाद्य पदार्थ से मेंटेनेंस होता है। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, खाद्य पदार्थ से मेंटेनेंस होता है। इसका कवर बन गया, बनाओ। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न, इसका आंसर बता दो। चला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़ के। इससे भारी क्वेश्चन चला आपको नहीं पूछेगा, ये बात आप जान, जितना वन लाइनर है सब आपका क्वेश्चन है। कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी, स्वपोषी जब ये कह दिया मतलब पादप की बात हो गई। स्वपोषी जब ये हो गया एक मतलब ये पादप का बात है। किसका बात है दोस्त? पादप का। स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। सही बात है कि गलत बात? आंसर बता दो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये तो 100% सही है। कहता है स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण से पूरी करते हैं, एकदम सही है। कहता है पौधे द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। ये तो मनुष्य में होता है। चला, ये तो मनुष्य में होता है, ये एकदम गलत है। पौधे द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में संग्रहित होता है दोस्त? ग्लूकोज के रूप में। मानव शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मड के रूप में संचित होता है, यह भी गलत है। यह भी चला, मड के रूप में संचित नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कौन सा सही नहीं है? बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। 2 और 3 सही नहीं है। 2 और 3 चला एकदम साफे गलत है। एक आंसर बताओ। प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए चला एक आंसर बताओ। प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन रहेगा आपका। पिछले बार भी पूछा था, प्रकाश संश्लेषण में 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वपोषी द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, विचार कीजिए, आप कहिए क्या चुनना है, जल्दी बताइए कौन सा सही है, क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर?
देखो पहला कहता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, एकदम सही बात है। ये हम लोग पता है हमको, प्रकाश संश्लेषण में CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है तो ये भैया किसकी उपस्थिति में करता है? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करता है। और हम जो एनसीईआरटी चला लेकर आ रहे हैं, एक लाइन में 5 लाइन 7 लाइन बताएंगे। कोशिश करेंगे हम कम से कम 1500 के आसपास आपको हम पढ़ा दें। CO2 H2O से अभिक्रिया करता है, C6H12O6 प्लस O2 अब प्लस H2O देता है। तो यहां जो कह रहा है कि क्लोरोफिल जो है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, एकदम सही है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन, ये भी सही है। ये जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है अर्थात ग्लूकोज में बदल जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों सही है, तीनों सही है। चला आंसर, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करता है, जल के अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अपघटन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, एकदम सही है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन चला है कि बताओ ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आता है? ये भी एनसीईआरटी वन लाइनर में हम डाल दिए हैं। ये जो ऑक्सीजन आता है ये जल से आता है। ऑक्सीजन कहां से आता है दोस्त मेरे? जल से आता है। ऑक्सीजन कहां से आता है? जल से। अगला बता, ये तो सब मार देगा, बता जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ये मार, हमने मारेंगे, जल्दी बता। बता जल्दी से, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? ये चला एनसीईआरटी है, इतना आसान नहीं होगा। वन लाइनर पढ़ाएंगे तो वहां हम थोड़ा थोड़ा करके आपको थ्योरी भी बता देंगे। बता जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? सबसे लंबा भाग जो आहार नाल का है वो क्या है? ये है छोटी आंत, क्षुद्रांत, जिसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं। और इस सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा तुमको, सेलुलोज को पचाता है इसीलिए ये लंबा होता है। शाकाहारी में सेलुलोज जो पादप में होता है उसको पचाने के लिए। विली इसी का भाग है, विली इसी का भाग है जो भोजन रस का अवशोषण करता है। बिल्ली इसी का भाग है जो भोजन रस का अवशोषण करता है। बिल्ली इसी का भाग है जो भोजन रस का अवशोषण करता है। विली इसी का भाग है जो भोजन रस का अवशोषण करता है। वृहदांत मतलब बड़ी आंत, ये पानी का अवशोषण करता है, ये पानी का अवशोषण करता है, पानी का अवशोषण करता है। अमाशय तो आपको पता है, ग्रसिका भी आपको पता है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत, छोटी आंत, सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज का पाचन यही करता है। क्षुद्रांत में विली होता है, छोटी आंत में जो भोजन रस का अवशोषण करता है। वृहदांत्र की अगर हम बात करें, ये पानी का अवशोषण करता है। वृहदांत्र की अगर हम बात करें, उंगलीनुमा संरचना होता है। एक चीज और ध्यान रखना, एकदम सही बोल रहा है बच्चा। विली की अगर हम बात करें, अंगुलीनुमा संरचना होता है। हम चला बोले थे 20 क्लास पढ़ाएंगे, तो हम आज 19वां क्लास आपकी सेवा में उपस्थित कर रहे हैं। और आगे भी बोले हैं 8 से 10 क्लास हम लगेगा चला, और पूरा एनसीईआरटी एक बार हम कवर करवा देंगे। जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? विली उंगलीनुमा संरचना दर्शाता है। विली की अगर हम बात करें तो उंगलीनुमा संरचना दर्शाता है। विली की अगर हम बात करें तो उंगलीनुमा संरचना दर्शाता है। विली की अगर हम बात करें तो उंगलीनुमा संरचना दर्शाता है। बता दो कर चला आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कीजिए ना विचार। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। आंसर इसका बताइए, सही चुनना है। क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? कहता है इसमें मतलब किसमें? पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कौन विधि द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। आइए को चीज और ध्यान रखना, जल का आदान प्रदान जो होता है, जल जो ग्रहण किया जाता है, जल जो ग्रहण किया जाता है कौन विधि द्वारा?
जल जो पौधा ग्रहण करता है परासरण द्वारा, एक होता है उत्क्रम परासरण, जल शुद्ध करता है, जल जड़ ग्रहण करता है, जल जड़ ग्रहण करता, ये हो जाएगा परासरण द्वारा। किसके द्वारा दोस्त मेरे? परासरण द्वारा। जल जो है जड़ ग्रहण करता है किसके द्वारा? परासरण द्वारा। आज जल शुद्धिकरण होता है, जल शुद्धिकरण होता है उत्क्रम परासरण द्वारा, उत्क्रम परासरण द्वारा, उत्क्रम परासरण द्वारा। जल जड़ ग्रहण करता है परासरण द्वारा और जल का शुद्धिकरण होता है उत्क्रम परासरण द्वारा। जल का जो शुद्धिकरण होता है वो उत्क्रम परासरण द्वारा होता है। अब देख लो बढ़िया से, कहते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, एकदम सही बात है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2, श्वसन के दौरान जो CO2 हम लोग छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है, एकदम सही बात है। पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। आप फिर कहता है अतः इसमें दिन में CO2 नहीं निकलता है, एकदम नहीं निकलता। श्वसन के दौरान जो निकला हुआ CO2 है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है और दिन के दौरान नहीं निकलता। तो आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। आ कहेगा जल जड़ ग्रहण करता है किस विधि द्वारा? परासरण द्वारा। और जल का शुद्धिकरण होता है उत्क्रम परासरण द्वारा, जल का शुद्धिकरण होता है उत्क्रम परासरण द्वारा। आंसर जल का शुद्धिकरण होता है उत्क्रम परासरण द्वारा। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, समुद्री जल का शुद्धिकरण किससे होता है? समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण एक होता है परासरण द्वारा, समुद्री जल का शुद्धिकरण एक होता है आसवन द्वारा, दूसरा होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जल्दी बता, पूछेगा चला। अभी तो तुम कंटेंट को इग्नोर करोगे, एकदम अनमने ढंग से पढ़ोगे, और जिस दिन 1 नंबर मामला गड़बड़ा जाएगा उस दिन दिमाग ठन ठन हो जाता है सर। हाँ चला, कंटेंट तो अभी 9-10 चल रहा है तो दिमाग ठन ठनेवे करेगा। बताओ आंसर क्या होगा? समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन की प्रभाजी आसवन। जल्दी बता, समुद्री जल का जो शुद्धिकरण है आसवन की प्रभाजी आसवन, समुद्री जल का जो शुद्धिकरण है आसवन या प्रभाजी आसवन। जल्दी बता, समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन या प्रभाजी आसवन? हो प्रभाजी आसवन, आसवन। प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है। प्रभाजी आसवन की अगर हम बात करें तो प्रभाजी आसवन में पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है, प्रभाजी आसवन में पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है। समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किसका शुद्धिकरण? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण इज द राइट आंसर। एक अर्थ दोनों चला सही है। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल का शुद्धिकरण और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, कहते हैं निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं? ई तो बना ही देगा दोस्त मेरे। एक है एस ब्लॉक, ई है पी ब्लॉक, ई है डी ब्लॉक और नीचे है एफ ब्लॉक। तो दोस्त मेरे एस और पी के बीच में डी है, तो डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में संक्रमित है, इसको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको कहते हैं डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतः संक्रमण। पिछला एफ ब्लॉक जो है ये एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। इसी में 2 सीरीज होता है एफ ब्लॉक में, एक होता है लेंथेनाइड सीरीज और एक होता है दोस्त मेरे एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। इसमें भी तत्वों की संख्या 14 है, इसमें भी तत्वों की संख्या 14 है। डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक है, इसलिए इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं।
और एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें, इसको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दो प्रकार के श्रेणी में। लेंथेनाइड में तत्वों की संख्या 14, एक्टिनाइड में भी तत्वों की संख्या 14 है। आंसर इसी टाइम में चला। बुधवार से आपका एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगा। 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक का मात्र 350 वन लाइनर देखो बन भी गया है। ये बन गया है, ये चमचमाता हुआ वन लाइनर आपको मिल जाएगा 345 में। 345 पन्ने का ये 345 वन लाइनर है, यही पढ़ाने वाले हैं हम आपको। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? लेंथेनाइड की एक्टिनाइड। बताओ जल्दी से। डी ब्लॉक इज द राइट आंसर। लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? जल्दी बताओ। अभी तुरंत बताए थे, एफ ब्लॉक के अंतर्गत। एफ ब्लॉक में दो सीरीज है, एक लेंथेनाइड और दूसरा क्या? एक्टिनाइड। बता, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है? ये तो बता देगा, जल्दी बता। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है? मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया बताओ कहां होती है? देखो, गर्भाशय में गर्भधारण होता है। गर्भाशय में गर्भधारण होता है। डिंबवानी फेलोपियन ट्यूब। ओवरी में ओभा का निर्माण होता है। ओवरी में ओभा का निर्माण होता है। ओवरी की अगर हम बात करें, इसमें ओभा का निर्माण होता है। अब बताओ निषेचन कहां होता है? जल्दी बता। फेलोपियन ट्यूब में। वेरी गुड, FT लिखता है बच्चा। फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। ओवरी में ओभा का निर्माण होता है। गर्भाशय में गर्भधारण होता है। गर्भाशय की अगर हम बात करें तो वो गर्भधारण होता है उसी में। अंडाशय की अगर हम बात करें, इसमें ओभा का निर्माण होता है। अंडाशय की अगर हम बात करें तो इसमें ओभा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए चला जी, कौन सही है और कौन गलत है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, बढ़िया से देख लो। थायरॉक्सिन शरीर में बुनियादी चयापचय की दर को चयापचय मतलब मेटाबॉलिक दर को नियंत्रित करता है, एकदम सही है। एस्ट्रोजन मासिक धर्म चक्र का विनिमय, एकदम ये भी सही है। और रिलैक्सिन निचला गर्भधारण के दौरान रिलैक्सिन की अगर हम बात करें, गर्भधारण के दौरान गर्भ को चौड़ा करता है, गर्भ को फैलाता है। गर्भ को फैलाता है, गर्भ को फैलाता है। गर्भधारण के दौरान गर्भ को फैलाता है कौन? रिलैक्सिन। टेस्टोस्टेरोन मादा ने मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें चला तो मेल हार्मोन है। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक क्रिया। एस्ट्रोजन मासिक धर्म चक्र का विनिमय। रिलैक्सिन की अगर हम बात करें तो गर्भधारण के दौरान गर्भ को फैलाता है। और टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें, मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें चला तो क्या है? मेल हार्मोन है। अब चला ये कह रहा है टेस्टोस्टेरोन मादा प्रजनन उत्तक है, एकदम गलत है। और रिलैक्सिन कह रहा है मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, एकदम नहीं करता है। गर्भधारण के दौरान गर्भ को फैलाता है। आंसर बता क्या होगा? तू जो नहीं है तो जल्दी बता। जल्दी बता क्या होगा? थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए, एस्ट्रोजन मासिक धर्म के लिए सही है। रिलैक्सिन गर्भधारण के दौरान गर्भ को फैलाता है। हेलो, बताइए चला जी क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? इसका मतलब ये भी गलत है। ये कह रहा है रिलैक्सिन मासिक को मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, गलत है। टेस्टोस्टेरोन मादा प्रजनन उत्तकों में सहायक होता है, ये भी चला गलत है। मेल हार्मोन है ये कौन हार्मोन है दोस्त मेरे? मेल हार्मोन है। आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ दुए को सही है, 1 और 2 देख लो तो जो होगा जहां होगा वो आंसर हो जाएगा। कहां है? 1 और 2, सी नंबर इज द राइट आंसर। रिलैक्सिन हार्मोन चला गर्भधारण के दौरान गर्भ को बड़ा करता है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछ दे गाजर में कौन सा विटामिन होता है, ये सब क्वेश्चन तुम अपनों से बना लेगा दोस्त। हम वैसा क्वेश्चन को कोशिश कर रहे हैं करवाने का
जो आप अपने से नहीं कर पाइएगा। हम चला पीडीएफ अभी नहीं डाले हैं, पीडीएफ में करेक्शन चल रहा है, कल डाल देंगे पीडीएफ जो वन लाइनर होने वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं? नहीं। देखो बढ़िया से देख लो, अधातु के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड दोस्त मेरे? देख लो, ये एनसीईआरटी, शुद्ध एनसीईआरटी है, यहां देख लो, शुद्ध एनसीईआरटी है। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। उभयधर्मी की अगर बात करोगे, उभयधर्मी की अगर बात करोगे, इसमें Al2O3 है, ZnO है, PbO2 है, ये उभयधर्मी है। याद ना रहे तो इसे याद रखो, हाँ, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, उभयधर्मी Al2O3, ZnO, PbO2। अब बताओ चला, कहता है सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड देखो क्षारीय है, एकदम सही बात है। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, एकदम नहीं करता है। चांदी बहुत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं तो हम लोग पहने रहते हैं 40-50 डिग्री सी पर, तो हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं। फिर कहता सोना जल की किसी भी अवस्था के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। नहीं भैया, सोना को पानी में रख दो, बर्फ में रख दो, जलवाष्प में रख दो, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। सोना पानी, जल, जलवाष्प किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 भी सही है, केवल 1, 2 और 3 तीनों सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। 1, 2 और 3 सभी धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होंगे, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, उभयधर्मी में ये तीनों है, तो ये सही है। चांदी अत्यंत ताप पर अभिक्रिया नहीं करता। सोना जल के ठोस द्रव गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता। सोना ठोस द्रव गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता, तीनों सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन है? आपको पूछा था ना इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में, क्या पूछा था? एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कौन किसी से अभिक्रिया नहीं करता, स्वतंत्र रहता। गोल्ड और प्लेटिनम ऑप्शन में था, आप देखिएगा, हम देखे हुए हैं। कहता सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील। तो चला, आपको यही क्वेश्चन पूछा था, न्यूनतम अभिक्रियाशील आपको पूछा था, जिसमें सोना और प्लेटिनम था। ये न्यूनतम अभिक्रियाशील है। और सर्वाधिक कहिएगा तो सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो कहता सर्वाधिक, तो पहले हो जाएगा सोडियम, यहाँ है सोडियम, यहाँ है पोटेशियम, यहाँ फिर पोटेशियम है, लेकिन यहाँ आयरन, हाइड्रोजन और गोल्ड है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? सबसे न्यूनतम में गोल्ड और प्लेटिनम आता है, इसलिए पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा आंसर। सर्वाधिक में अभिक्रियाशील सोडियम पोटेशियम है, सबसे न्यूनतम में गोल्ड और प्लेटिनम है। या तो सोडियम सोना का आंसर होगा, या सोडियम प्लेटिनम आंसर होगा, या पोटेशियम सोना आंसर होगा, या पोटेशियम प्लेटिनम। तो देखो पोटेशियम सोना आंसर दे दिया, यही आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। इसका और इसका कॉम्बो आंसर होगा, यही बीपीएससी टीआरई में इस बार आपको पूछा था, बीपीएससी टीआरई 3.0 का ही क्वेश्चन है आंसर। और चला, अभी जो भी बच्चे मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो गुरुजी आपको 400 कितना 71 क्वेश्चन सुपर सिलेक्टेड पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, जो बच्चे मैथ चला पेशेंस से पढ़ने का चीज है, मैथ हाव 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 करके पढ़ने का चीज, आए पढ़ लिए, करंट अफेयर्स नहीं है कि मोदी जी कहाँ गए 2023 में मार्च में, वो सब नहीं है। उस चला पहले से तुमको फॉर्मूला पढ़ा हुआ, अच्छे से पेशेंस से बैठिएगा तब पढ़ पाइएगा। कितने लोग चला हैं ऐसे जो मैथ की क्लास अभी कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है? रोशन सर जो अभी पढ़ा रहे हैं, कृपया 8 टाइप करें जल्दी से। जो लोग, जिन लोगों को मैथ की क्लास अभी कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, कृपया जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। जिनको भी चला मैथ की क्लास कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सर का कंटेंट, लग रहा है कि इससे मेरा काम हो जाएगा, कृपया 8 टाइप करें जल्दी। बता आंसर।
गोलीय दर्पण के प्रकाश परावर्तन, गोलीय दर्पण के प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीजिए विचार। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यही तो भैया नियम है परावर्तन का। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देख लो, चला एकदम सामने से टाइप करवा दिए हैं। जिनको बुरा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, नो टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं अच्छा लग रहा है, नो टाइप कर दीजिए। देखिए आपके सामने में टाइप कर रहा है बच्चा। जो लोग नहीं कर रहे हैं क्लास जरूर कीजिए। कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब दोनों एक ही समतल में होगा। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र इसका ध्रुव कहलाता है, जबकि गोलीय लेंस का ज्यामितीय केंद्र इसका प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का ये जो केंद्र है ध्रुव, लेंस का जो केंद्र है इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। तीनों इज द राइट आंसर, तीनों इज द राइट आंसर। लेकिन चला है क्या ना, मैथ हाउ हाउ करके पढ़ने का चीज नहीं है। मैथ बड़ा पेशेंस से पढ़ने का चीज है, बड़ा प्यार से चुम्मा लेके पढ़ोगे तभी होगा, न तो गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन कौन सा सामान्य स्राव हार्मोन है? प्रोलैक्टिन कौन सा कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा? अच्छा, स्तन स्राव, स्तन स्राव प्रोलैक्टिन चला। लैक्टो मतलब दूध होता है। स्तन स्राव हार्मोन है। केवल और केवल है कि नहीं है? है। आंसर हो जाएगा, बता जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा स्तन स्रावण हार्मोन है? क्या हो जाएगा आंसर? केवल और केवल 3 रुक कौन सा स्तन स्राव हार्मोन है? देखो चला, स्तन स्राव प्रोलैक्टिन जो है ये दूध बनाने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये स्तन स्राव करवाता है। जब देखना कोई भैंस का पर्रू मर जाता है, बछड़ा मर जाता है, तो ऑक्सीटोसिन के सुइया देके जो दूध निकाल लेते हैं हम लोग, स्तन से स्राव करवा लेते हैं। एकदम सही है। चला, 3 नंबर इज द राइट आंसर, मतलब बी नंबर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आंसर? बी, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन दूध बनाने का काम करता है। स्तन से दूध निकालने के लिए आपको ऑक्सीटोसिन का सुइया देना पड़ता है। एस्ट्रोजन सबको पता है भैया, अभी तुरंत बताए हैं। प्रोजेस्टेरोन भी सबको पता है, अभी तुरंत बताए हैं। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी चला, अभी तुरंत बताए, फीमेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों फीमेल हार्मोन है। नमस्कार, मिलते हैं फिर हम लोग कल की कक्षा में। और कल आपका 20वां क्लास और अंतिम क्लास है, और परसों से